यहाँ पे जो डिफरेंट चीज है वो साइन अल्फा और साइन थीटा की वैल्यूज उसने दी हुई है। अगर आप देखो जो भी आप क्वेश्चन करते हो तो ज्यादातर आपको साइन और कॉस दोनों में डील करना, बट साइन और कॉस आपको देखने पड़ते हैं। कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है कि आपके पास साइन तो है बट इनके कॉज नहीं। अब करते हैं, एक अप्रोच ये यूज करते हैं कि यहाँ लाके वो साइन इनवर्स करते हैं और फिर उसका कॉस करके वो लिख देते हैं। देखो जैसे मैं बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, शिफ्ट साइन तीन करूंगा तो वो लिखते हैं 22.619। फ्रैक्शन आ जाता है 12/13। लेकिन अगर इसके बजाय अगर मैं करूं कॉज, मेरा एंगल था 22.61 0.92, जिसका कोई फ्रैक्शन के अंदर आंसर नहीं आता। समझ आ रही है कि अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू यूज करता हूं तो मुझे फ्रैक्शन में कॉस की वैल्यू मिल रही है, बट अगर मैं डेसिमल 3-4 ले रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़े से डेसिमल्स आ रहे हैं और उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आ रही। के अंदर क्या है, आपने क्या करना है इसको यूं थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या होता है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 5/30। यू रिमेम्बर क्या साइन का, अगर सम पीपल ये वाला फॉर्मूला पढ़ते थे तो साइन किसके बराबर होता था? perpendicular over height, हाइपोटेन्यूज। hypotenuse. तो इसका मतलब ऊपर वाली परपेंडिकुलर हुई वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू बेसिकली आपकी हाइपोटेन्यूज हुई। राइट एंगल ट्राइंगल अगर थोड़ा सा बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू 5 है, ये वाली वैल्यू 13 है। लगा के ये तीसरी मिसिंग साइड फाइंड आउट करते हैं तो ये मिसिंग साइड कितनी आती है? 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या आता है? 12. 12 आता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप वो करोगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज 12/30 है। ठीक, साइन और कॉस की वैल्यूज कैसे देखनी है? Yes, sir. साइन थी, अच्छा ये साइन अल्फा था, मैंने गलती से थीटा लिखा, ये मैंने अल्फा के साथ हम कह रहे हैं, तो ये भी अल्फा है ये भी अल्फा। हम करने लगे सेम चीज है, ऊपर वाली परपेंडिकुलर नीचे वाली हाइपोटेन्यूज। ऊपर की तरह ट्राइंगल अगर आप बना के देख लो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है 17 एंड 8। पाइथागोरस और देखो आपकी मिसिंग साइड क्या आती है। 15. तो बेस कॉस का फॉर्मूला होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो वो होगा 15/17। ये दो नहीं थे, ये दो आपको चाहिए होंगे। जब आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों यूज होते हैं, तो ये कॉस हमने पहले शुरू में निकाल के रख लिया अपने पास। स्टार्ट करते हैं। पे इसके कंपोनेंट्स बनाना शुरू करता हूँ तो एक कंपोनेंट ये में गया यहाँ से ऊपर और फिर मैं यहाँ से गया लेफ्ट, कुछ यूं हुआ आगे, देखा यूं गया पहले मैं नीचे, लिखना शुरू करता हूँ तो ये बनता है 34 साइन थीटा और ये बनता है 34 कॉस थीटा, 26 साइन अल्फा और ये बनेगा 26 कॉस अल्फा। इक्विलिब्रियम है, पहले देख लो। ओके, अब देखो, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इस क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, वो रिजल्टेंट निकालने को कह रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम दिया हुआ Resultant. है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं। तो जब आप पहले एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस में है रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम उसके लिए करेंगे फॉरवर्ड माइनस द बैकवर्ड फोर्सेस। अब ऊपर डायग्राम देख के बताओ कि फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है। 34 cos theta. नहीं नहीं बेटा, 34 कॉस थीटा ऊपर है। हाँ बिल्कुल ठीक बताया हमारा। फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे एक ही है जो कि ये 30 न्यूटन वाली जो इधर जा रही है, ये थी हमारी फॉरवर्ड फोर्स, तो ये लिखेंगे 30। बैकवर्ड फोर्सेस के अंदर दो फोर्सेस नजर आ रही है मुझे, एक ये वाली 26 साइन अल्फा और एक ऊपर से 34 साइन
थीटा, दीज आर द टू बैकवर्ड फोर्सेस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 26 साइन अल्फा माइनस 34 साइन थीटा। यो, अब इससे इस क्या करेंगे अब हमें पता है कि साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है उसने 5/13, और इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू भी उसने दी हुई है विच इज 8/17। तो यही करेंगे हम कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन अल्फा की जगह आ गया 5/13 और साइन थीटा की जगह आ गया 8/17, और शुरू में ये वाला 30 वैसे का वैसा। अब जरा कैलकुलेटर पकड़ो और इसको सॉल्व करो और देखो आपका क्या निकल के आता है। एक्स 4. 4 निकल के आता है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, हाँ ये नजर भी आ रहा है 4 है, ठीक है। इसी तरह हमने वाई एक्सिस के लिए करना है। अब वाई एक्सिस में भी क्या होता था कि आप अपवर्ड फोर्सेस में से डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस करोगे, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कौन सी है? 34 cos theta. बिल्कुल ठीक है। अपवर्ड फोर्सेस में जब आप देखना शुरू करते हो तो 34 cos थीटा इज द ओनली अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्सेस में 26 cos अल्फा ये एक ही डाउनवर्ड फोर्स है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि 34 cos थीटा वाला है और 26 cos अल्फा जो है वो डाउनवर्ड्स वाला है। अब cos थीटा और cos अल्फा दोनों की वैल्यूज हमने ऊपर निकाली है। तो 34 इंटू 15/17 माइनस 26 इंटू अल्फा वाली वैल्यू थी 12/13, ऊपर ऊपर लिखी हुई है बॉक्स में। तो जरा इसको सॉल्व करो, देखो आपका क्या निकल के आता है। वाई का कॉम्पोनेंट 6 आना चाहिए वैसे, 6 आ रहा है सर. देख लो 6 आ रहा है। तो दो चीजें तो आपने ये निकालनी। फाइंड द, अब उसने कहा था कि आपने फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट अब हम निकालते हैं। तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट दैट वाज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हो तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या रिजल्टेंट निकल के आया आपके पास? 2/13. 7.21. ठीक है 7.21, या आप उसको अंडर रूट में बताना चाहो तो बता सकते हो। तो टू बी द एग्जैक्ट आपकी वैल्यू ये निकल गई 7.211 न्यूटन। अच्छा, दूसरी चीज उसने आपसे डायरेक्शन का भी पूछा था। तो डायरेक्शन आपको याद हो मैंने कहा था वो एंगल की बात होती है। तो एंगल का फॉर्मूला था tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 है और x की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हमारा एंगल क्या निकल के आया? 56.31. अच्छा 56.31 डिग्री। अच्छा, ये सिर्फ एंगल है, आपको थोड़ी सी डायरेक्शन को एक्सप्लेन भी करना होता है। अगर आप अपने रिजल्टेंट फोर्स को देखो, उसके कोऑर्डिनेट्स को देखो, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 4 निकला था और वाई कोऑर्डिनेट आपका 6 निकला था, यानी ये वाला पॉइंट यूं करके। तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन यूं है, ठीक है। और ये जो आप एंगल निकाला है 56 वाला, वो ये वाला एंगल है 56.31। तो जब आप इसको मेंशन या डिस्क्राइब करेंगे तो आप कहेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ताकि पता हो ये 56.31 ये कहां से एंगल है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। समझ आया कि नहीं आया कि किस तरह से डिस्क्राइब करना अपने रिजल्टेंट फोर्स को? Yes sir. देख लो यहाँ तक। यहाँ तो कोई चीज कोई बात नहीं समझ आई तो मुझे बताओ। Sir, so in questions like these, we can't flip the diagram, right? क्या? जैसे कि सर इन क्वेश्चंस में डायग्राम फ्लिप नहीं कर सकते ना? फ्लिप? हाँ आपने सर, फ्लिप से क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ आया। फ्लिप से मतलब सर लाइक रोटेटिंग क्लॉकवाइज। नहीं, डायग्राम को रोटेट तो नहीं करना, आपने बस बता देना है कि कितने डिग्री बनता है वहां से। यू डोंट एक्चुअली हैव टू रोटेट इट। ओके सर। अगर कंफ्यूजन हो तो और पूछ लेना। ओके, बीच में जितने मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो छोड़े हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई थोड़ा सा डिफरेंट अगर हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो दैट वुड बी गुड। तो जो कि मुझे एक मिला है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत कम आती हैं, ठीक है। बट हाँ जब भी आती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि शायद कुछ बहुत डिफरेंट या मुश्किल आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, और यही कॉन्सेप्ट जो अभी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हो ये भी आप देखोगे ये लास्ट चैप्टर तक कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो
हाँ, एक एक करके हम देख देंगे इसके अंदर क्या है। वो यहाँ पे कहता है कि आपके पास 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अगर आप नोट करो तो आपको यहाँ पे 4 एरोज नजर आ रहे होंगे। तो पहले तो बहुत सारे लोग ना यहीं पे कंफ्यूज हो गए थे, तो इसका आपने पहले ध्यान रखना है कि एक्चुअल फोर्सेस तीन है। कौन कौन सी? 50 वाली, 60 वाली और 100 वाली। तो ये आर क्या है वो उसने आगे बताया हुआ है। वो ये कहता है द रिजल्टेंट फोर्स आर इज दिस। तो ये जो फोर्स उसने आर मार्क किया ये रिजल्टेंट के लिए की हुई। ठीक है। उसके बाद कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर शोन एंड डिफाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड अल्फा। ओके, पहले तो हम कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, ये 100 वाली का जब मैं कंपोनेंट बनाता हूँ ना, इसमें मैं एक चीज दिखा देता हूँ। अब कुछ लोग यूं बनाते हैं, यूं जाएंगे और फिर यूं जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंगल फिर आपका ये वाला यूज होगा। या तो पहले आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ये नहीं मैं कह रहा मुश्किल होता है, बट फिर गोल ये होगा कि पहले आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा प्रेफर ये करता हूँ कि मैं एंगल वहां से, सॉरी, ये कंपोनेंट्स वहां से ड्रॉ करूं जिस साइड का मुझे एंगल पता था। तो रेदर देन गोइंग हियर, आई वुड गो फर्स्ट डाउनवर्ड्स। पहले मैं यूं डाउनवर्ड्स चला जाता हूँ और फिर मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये मेरे एरोस की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? ओके। यस। इन ठीक हो गया, इन एरोस को मैंने इधर बना लिया। और ये जो मेरा आखिरी रिजल्टेंट है, मैं इसके भी एरोज एक्चुअली ड्रॉ कर लेते हैं कि यूं करके इसकी यहां तक आया और फिर यहां से यूं गया। तो मैं इसके एरोज बना लेते हैं और इसके भी कंपोनेंट्स हम लिख लेंगे। ठीक हो गया। पहले तो वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। ये होगा 50 साइन 20, ये होगा 50 कॉस 20, इस साइड पे होगा 100 साइन 30 और ये होगा 100 कॉस 30। आखिरी जो है ये जो रिजल्टेंट वाला है, इसको मैं लिख लेता हूँ आर साइन अल्फा और इसको मैं लिख लेता हूँ आर कॉस अल्फा। ओके। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इसके कंपोनेंट्स और जो भी हमें पता है। तो यहाँ पे देखो, तो उसने कहीं पे इक्विलिब्रियम नहीं कहा हुआ, तो इक्वल टू जीरो वाला हिसाब नहीं होगा या इक्वल वाले का नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस के जब हम कंपोनेंट्स लेते हैं तो वो होता है फॉरवर्ड माइनस द बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन कौन सी है हमारे पास? फॉरवर्ड का मतलब है जो आगे की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन हो। तो फॉरवर्ड 100 फोर्स sine है 30. 40। बिल्कुल ठीक है। एक, तो सॉरी क्या कह रहे हो हसन? तो मैं भी 10 sin 30 10 नहीं है, ये 100 साइन 30 है। ओके सर। 100 साइन 30 इज द फॉरवर्ड। बैकवर्ड फोर्स में क्या लिखेंगे? 50 cos 20। cos 30. Plus 60. अच्छा, 30। Oh, ओके, ये 20 डिग्री लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो sorry, sir. 50 कॉस 20 था। नहीं नहीं ठीक है, वो आपको 30 लग रहा होगा देखने में। एक तो ये है, बिल्कुल ठीक बताया, 50 कॉस 20। और एक ये 60 वाली फोर्स भी अगर आप देखो, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक हो गया। अब एक आखिरी, एक और भी है वैसे तो, वो कौन सी है? और sin अल्फा। R sin alpha. एग्जैक्टली R sine. बिल्कुल ठीक है। तो ये अपेरेंटली आर साइन अल्फा के इक्वल होगा। इक्वल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स थी, तो एक्स एक्सिस का जो रिजल्टेंट है वो आर साइन अल्फा के इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसको यूं लिखा। समझ आई बात की नहीं आई यहां तक? यस सर। ओके, अब वैल्यूज कैलकुलेटर पे डालते हैं, देख लो क्या आता है। 100 साइन 30, सॉरी 100 साइन 30 माइनस 50 कॉस 20 और आखिर में माइनस 60। तो आपके पास वैल्यू आती है माइनस 56.98 5 इक्वल टू आर साइन अल्फा। ओके, इसी तरह जब वाई एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सिस के अंदर क्या आता है? अपवर्ड फोर्सेस माइनस द डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस में अगर आप देखो तो एक ये 50 वाली फोर्स है अपवर्ड, एंड दैट्स इट। तो 50 साइन 20 तो यहां आ गया। डाउनवर्ड फोर्सेस में अगर आप देखो
तो कौन सी फोर्स है डाउनवर्ड? 100 cos 100 30. cos 30. बिल्कुल ठीक है, 100 cos 30 वाली फोर्स, यानी ये वाला सर्कल कर देता हूँ, ये फोर्स है डाउनवर्ड। और ये किसके इक्वलेंट है? आर कॉस अल्फा के, जो R रिजल्टेंट वाला cos कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 50 sin 20 माइनस 100 cos 30, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू -69.5015 इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अब दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, आप दोनों को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक आसान तरीका है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि आर साइन अल्फा वाला which was equals to -56.985, these terms divided by, मैं साइन वाली को कॉज वाली से डिवाइड कर दूं, तो आर कॉज अल्फा इक्वल्स टू -69.5015। अब देखो आर आर से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, साइन ओवर कॉस जो होता है वो tan अल्फा के बराबर होता है, और इसको आप कैलकुलेटर पे करके tan इनवर्स कर लो, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो क्या निकल के आती है अल्फा। 39.34. 39.34। 34. 8, ठीक हो गया। सर राउंड अल्फा आ ऑफ गया, कर लें अब तो आप 39.35. बिल्कुल ठीक है, 35 लिख लो, ठीक हो गया। अल्फा की वैल्यू आ गई, अब इसकी हेल्प से आप आर की वैल्यू निकालो। अब इस अल्फा को आप पकड़ो और वापस उठ के किसी भी इक्वेशन में, मैं इसको इस वाली में उठा के सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। जब मैं इसमें करता हूँ तो -69.5015 इक्वल्स टू आर कॉज ऑफ 39.348। देखो क्या आता है आर की वैल्यू। Sir, 89.87. ओके, माइनस में आ रहा होगा ना, -89.87। अब मैं -89.8. हाँ, मैं माइनस का रीजन बता देता हूँ। ये माइनस सिर्फ इसलिए आया है बिकॉज ये रिजल्टेंट की फोर्स ये नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, इसलिए ये आया। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हमें शुरू में ही करना चाहिए था वो मैं दोबारा बता देता हूँ, बता देता हूँ। एक्चुअली हमें शुरू में ये करना चाहिए था, जब मैं ये आर साइन अल्फा लिख रहा था ना यहाँ पे, जो कि ये वाला कंपोनेंट है, तो ये बैकवर्ड्स था। तो जब ये था ही बैकवर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे शुरू में माइनस लगाना चाहिए था। बात समझ आ रही? क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन का था, समझ आई बात? तो ये Yes, माइनस sir. जो आ रहा है आपका बार बार, ये इसकी प्रॉब्लम ही यहाँ से हट जाती। ठीक है, तो अभी तो मैं माइनस लगा के एक्चुअली बैलेंस आउट कर लेता हूँ। ये माइनस माइनस से कट के आर की वैल्यू 89.87 आई। समझ आई बात की नहीं है? और वाई में भी सेम चीज है। वाई में भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहे हो, तो आपकी आर की जो भी कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव में होगा, तो मुझे वहां पे माइनस आर कॉस अल्फा लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। बताओ समझ आया कि नहीं आया बेटा यहाँ तो तक? इसकी डायरेक्शन हम 89.87 विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखेंगे। देखो रिजल्ट क्या, दोबारा बोलो। जैसे आपने पहले बताया था ना कि हम जैसे पहले लिख रहे थे कि दिस मच एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके अंदर विद वो नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखेंगे। अगर आप एंगल बताओगे तो ये आर की वैल्यू तो एंगल नहीं है ना। आर की वैल्यू क्या है? वो तो न्यूटन की में सर नहीं, फोर्स मैं होती है ना। डायरेक्शन का पूछा, मैं डायरेक्शन का पूछा। ओके, डायरेक्शन मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन में अब क्या है, आपने अल्फा निकाला 39.348। इसका मतलब है ये कौन सा एंगल निकाला आपने? ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी ये गलती से कट गया, ये वाला अल्फा वाला एंगल नजर आ रहा है? यस सर। आप इसको लिख सकते, अब दो तीन तरीके हैं इसको लिखने के। आप लिख सकते हो कि 39 पॉइंट क्या एंगल है, 39.34 या 35, ये एंगल होगा विद द नेगेटिव वाई एक्सिस। और डायरेक्शन क्या है, क्लॉक के एंटी क्लॉक?
वाई नेगेटिव वाई से। क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली exactly. तो आप इसको यूं मेंशन कर सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अगर वो डायरेक्शन आपसे पूछे, इस केस में उसने डायरेक्शन नहीं पूछी है आपसे, उसने सिर्फ आर और अल्फा सिंपल पूछा था, डायरेक्शन नहीं पूछी थी। लेकिन अगर वो पूछ लेता तो उसको लिखने का तरीका ये होता। और भी तरीकों से हो सकता है। कुछ लोग ये कर लेते हैं, मैं वैसे आपको एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ। वो करते क्या है, जैसे वो क्या करेंगे, ये 90 का एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 90 का होता है, 90 में से वो ये एंगल माइनस करेंगे। लेट्स सपोज ये आ गया 60 समथिंग, नहीं 60 में आता 50 समथिंग आ गया, चलो ये 51 आ गया। वो कहेंगे 51 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ आ रही है? यस बताओ। सर। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप किस तरह बताना चाहते हो। तो जो बंदा 51 डिग्री फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉक भी लिख देता, उसको भी फुल मार्क मिलेंगे। और जो बंदा यूं करके हमने जिस तरह लिखा है ये वाला, कि इन फ्रॉम द नेगेटिव वाई एक्सिस वो इस साइड पे है, तो उसको भी फुल मार्क ही मिलेंगे। ठीक है, एज लॉन्ग एज उसको डायरेक्शन क्लियरली पता लग रही हो कि क्या डायरेक्शन। बताओ, समझ आया कि नहीं आया ये वाला? यस सर। ठीक, ओके, गुड। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो ये होगी कि पहले जो इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स जो जो बनते हैं वो हमने यहाँ पे मार्क करने हैं। ठीक है, अब एक जो नॉर्मल कंपोनेंट बनता है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हो तो उसमें क्या था, सिर्फ एक पॉइंट था, उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही थी। बट यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ये होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है तो बेसिकली उसका वेट होगा। तो यूं करके मैंने उसके वेट का कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया सबसे पहले। ये वेट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर कोई सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होती है, जिसको कांटेक्ट फोर्स भी हम कह रहे थे। तो उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो वो हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब है ये यूं करके ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ यूं करके, ये आर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स इसे हम कहते हैं। ठीक हो गया, ये आर वाली फोर्स यहाँ पे आ गई। ये फोर्स इसकी नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जो कि मार्क नहीं होती है, आपको खुद से मार्क करनी होती है। ठीक है, अब जब आपने ये वाली फोर्सेस मार्क कर ली, अब आपके आगे काम यही है कि आपने जितनी भी फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनते हैं वो आप बना लो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो वेट हमने ड्रॉ किया था, इसका कंपोनेंट क्या होगा, आर से बिल्कुल नीचे की तरफ यूं एक फोर्स, और एक फोर्स मेरी इस साइड पे। सेम इसी तरह ये जो थीटा वाली फोर्स है, एक मेरी यूं हो जाएगी, और एक मेरी वर्टिकली फोर्स यूं हो जाएगी। अब जब मैंने एरोज ड्रॉ करने हैं तो बेटा देखो, पहले वेट का अगर मैं करता हूँ तो इस पॉइंट से पहले मैं जा रहा हूँ नीचे, और फिर मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एरोज की डायरेक्शन कुछ ये होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ, तो ऊपर से देखो ये नीचे की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ द एरो जो है वो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो एरोज की डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होनी चाहिए कि पहले मैं गया नीचे और फिर मैं गया टुवर्ड्स राइट। ये मेरी फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट इनके ये एरोज हैं। अब मैं इनकी वैल्यूज भी अगर लिखता जाऊं, अच्छा एक और चीज, वेट के मैंने कहा था, ये जो वेट के साथ ये वाला जो कंपोनेंट बनता है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, ये वही एंगल होता है जो एंगल आपका यहाँ पे होता है। तो अगर ये एंगल मेरा यहाँ 30 है, तो ये वाला एंगल भी आपका 30 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मार्क करना शुरू करें तो ये वाली वैल्यू होगी डब्ल्यू साइन थीटा, की वजह मैं 30 लिखना चाह रहा था, डब्ल्यू साइन 30, और ये बनेगा डब्ल्यू कॉस 30। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये बनेगा 100 साइन थीटा, और ये वाली फोर्स होगी मेरी 100 कॉस थीटा। ये मेरी फोर्सेस हैं जो मैंने मार्क कर ली सबसे पहले। ठीक हो गया। अब अब जब मैं पार्ट बनाना शुरू करता हूँ, वो कहता है गिवन दैट पी इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, याद है? I know सॉरी, this. हाँ, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड होगा, और इसी तरह वाई एक्सिस के अंदर अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है,
ये फोर्सेस है हमारी। अब मैं फॉरवर्ड फोर्स का देखता हूँ। फॉरवर्ड फोर्स का मतलब है जो फोर्सेस मेरी ऊपर की तरफ है, और बैकवर्ड फोर्स का मतलब होगा कि जो मेरी फोर्सेस नीचे की तरफ जा रही हैं। तो मेरी जो फॉरवर्ड फोर्स है वो कौन सी होगी, अगर आप ऊपर डायग्राम देख के बताओ। 100 cos थीटा। बिल्कुल ठीक है, ये 100 cos थीटा की मेरी फॉरवर्ड फोर्स होगी, और बैकवर्ड फोर्स में ये W sin 30 जो है ये मेरी बैकवर्ड फोर्स होगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 100 cos थीटा इज इक्वल्स टू W sin 30। अच्छा बेटा, अब याद रखना वेट का जो फॉर्मूला था वो था mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ये 10, ये याद रखना जो हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ 8 मेरा मास है, ग्रेविटी 10 है, तो ये हो गया 80 sin 30, और यहाँ पे आएगा 100 cos थीटा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी 80 डिग्रीज में 100, 80 sin 30, ये मेरा आंसर आया। इसको डिवाइड बाय 100 किया, एंड देन यू पुट अ cos इनवर्स ऑफ इट। जब मैंने cos इनवर्स लिया तो मेरा थीटा जो निकल के आया दैट इज 66.42 डिग्री। और यही उसने कहा था कि शो दैट योर थीटा इज 66.4, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो जब मैं थीटा का फाइनल आंसर लिखा तो 1 डेसिमल प्लेस पे वो 66.4 ही आ रहा है। समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? जी यस सर। ओके, इसी उसके बाद उसने कहा एंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड करेंगे। अच्छा, अब अपवर्ड फोर्स यहाँ पे अगर देखो तो वो कौन कौन सी है। तो अपवर्ड फोर्स, चलो आप बताना शुरू करो फिर मैं लिखता हूँ एक्चुअली। अपवर्ड कौन सी है और डाउनवर्ड्स कौन सी है? हाँ सॉरी हसन, क्या कहा आपने? हाँ सर, बताओ कौन सी upward होगी अपवर्ड? reaction वाली। हाँ बिल्कुल ठीक है, आर इज द अपवर्ड फोर्स। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। डाउनवर्ड फिर बताओ आप। फिर 100 sin 100 थीटा और W cos 30। बिल्कुल ठीक है, these are the two downward forces। तो मैं इसे लिखा 100 sin थीटा प्लस W cos 30। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 100 sin थीटा की जगह मैं लिखूंगा 66.4 जो हमने फाइंड आउट किया। वेट था मेरा 80, तो मैंने लिखा 80 cos 30। नाउ यूज द कैलकुलेटर एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ आर दैट यू गेट। 160.92। 160.92। 160.92, वेरी गुड। और इसका यूनिट, ये फोर्स है एक टाइप की, तो यूनिट इसके न्यूटन होंगे। ये हमारा आंसर होगा। बताओ समझ आया इंक्लाइन प्लेन्स में क्या होता है क्या नहीं होता? यस सर। ओके